जयपुर राजधानी में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शख्स है उसे सोशल मीडिया पे आपने खूब एक्टिव देखा होगा। शिक्षक है तो आज राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ से जुड़ा और जुड़ते ही नई जिम्मेदारी मिली प्रदेश अध्यक्ष की। सबसे पहले तो भैया जी आपको बधाई हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते थे आपको अलग अलग मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे उठाने के लिए आपको एक संगठन मंच मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो नया पद मिला है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कर्मचारी वर्ग को कि मजबूती के साथ इस पद के साथ लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि सदियों तक याद रखा जाएगा। अब सबसे पहले ही जब पद आता है तो चुनौतियां कई आ जाती हैं कि किसको शामिल करेंगे, कौन शामिल होगा, कैसे संगठन बनेगा। तो संगठनात्मक रणनीति आपने क्या तैयार की? देखिए, मैं तो चुनौतियों के साथ ही पैदा हुआ था। अच्छा। और यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, मेरी ज़िंदगी में हमेशा चुनौतियाँ ही रही है। आपको पता भी रहता है वैसे, क्योंकि आप मेरे जुड़े हुए साथी हो। तो मैं चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता हूँ और मेरा मानना है कि जिसकी लाइफ में चुनौतियाँ नहीं होती उसकी वो लाइफ भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। अच्छा, क्या चुनौतियां मानते हैं आज जो ये जिम्मेदारी मिलते ही सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सरकार से लड़ना, संगठन को विस्तार करना, या संगठन के विस्तार के लिए जो मुद्दे हैं उन्हें धरातल पर लेके आना? क्या चुनौतियां मानते हैं? देखिए, सबसे पहले ये एक सम्मान नहीं होता, ये एक आप बोल रहे हो कि जिम्मेदारी, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत का सबसे शिक्षित, अपन बोल सकते हैं कि सबसे उच्च वर्ग जिसे शिक्षा को बोला गया है, तो उसकी जिम्मेदारी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत सारी मांगें होती है और इस संगठन में मैं तो एक छोटा सा सिपाही बन के काम करूँगा। मेरे से बहुत ज्ञानी लोग, मैं जिसे बोल सकता हूँ शिक्षाविद है, उनके साथ राय मशवरा करके मैं हमेशा उनके साथ जो है कदम से कदम मिलने का चलने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ मुख्य मांगें जो हमने बताई है, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी रहेगी, साथ ही साथ वेतन विसंगति रहेगी, डीपीसी है, तथा नए पद जो है सर्जित करना। डीपीसी होगी तो ऑटोमेटिक नए पद आएंगे, जिससे बेरोजगार साथी तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे पीटीआई भर्ती हो, काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रही, तो उनकी भी मांग रहती है। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक, चाहे वरिष्ठ हो चाहे ये हो, इनकी जो वेतन विसंगति के साथ साथ पदनाम है और इनका कैडर निर्धारित करने सहित अन्य एक मांगे हैं, उनको लेकर हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। 2 साल का अगर सरकार का कार्यकाल देखें कि कांग्रेस के बाद बीजेपी की सरकार आई, 2 साल का जश्न मना रही है सरकार, और इस सरकार से पहले आप बेरोजगार ही थे, तो कई बेरोजगारों की मांगें आपने उठाई सोशल मीडिया के माध्यम से, और चाहे आपको जहाँ जहाँ मौका मिला, मंच मिला वहाँ। तो अब इस कार्यकाल में कैसे देख पा रहे हैं कि बेरोजगारों के हितों में सरकार काम कर रही है, या फिर? देखिए, अभी हम पूरा एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि भजनलाल जी की जो सरकार है वो नई सरकार है। 2 साल का टाइम तो किसी को भी स्टेबल होने के लिए चाहिए। तो अब जो है 2 साल हो गए हैं, वो भी पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि सिस्टम में किस तरीके से बेरोजगारों और कर्मचारियों के हितों की मांगों को मानना चाहिए, और उधर से वो भी तैयार है और इधर से हम भी जो है मांगों के लिए तैयार रहेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और पूर्ण हमें विश्वास है कि हमारी मांगों को जो पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, संवाद के माध्यम से मान लिया जाएगा। ये तो हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षक वर्ग हमेशा यही चाहता है कि अच्छी तरीके से, शांत तरीके से, बहुत ही सौम्य तरीके से अपनी सारी बातों को मनवाया जाए। फिर भी यदि सरकार कुछ मांगों को लेकर यदि सहमति नहीं बनती है, तो हम शहीद स्मारक पे या कहीं पे भी अच्छी जगह देखें। वही पुराना रुतबा तैयार रहेगा? बिल्कुल वही रहेगा अपना तो। लेकिन इसमें अब आपको ये बगावती सुर होंगे, तो आप तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो कानूनी रूप से, सरकार के रूप से आपको नहीं, हम कोई ऐसा काम करेंगे ही नहीं ना जो कानून के विरुद्ध हो। हम कानून की बेड़ियों में रह के एक सच्चे सिपाही के तौर पर कार्य करने वाले हैं। मेरी कार्यशैली भी जो है हमेशा स्वस्थ रही है। स्वस्थ, चाहे पॉलिटिक्स अपन बोल सकते हैं, वो हमेशा से मेरी रही है। और इस संगठन में जुड़ के भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करूँगा। ऐसी कोई मेरी पॉलिसी नहीं रहेगी जो कानून का उल्लंघन करे। कानून में रहकर मैं हमेशा कर्मचारियों के हितों की मांगों को उठाऊँगा। अगर आपका कार्यशैली देखी जाए, जब आप शिक्षक बने उससे पहले की, तो आप कई नेताओं के नज़दीक रहे और उन नज़दीकियों को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी आपके ऊपर लगे। कई समर्थक हैं, कई विरोधी हैं। तो क्या अब जो जिम्मेदारी मिली है इसके अंदर वो? देखिए, नज़दीकियाँ तो मेरा स्वभाव है, आम आदमी से लेके मैं सभी से नज़दीकियाँ रहती है। जब भी कोई नेता चर्चा में आता है, बहराराम चर्चा में आ जाता है। तो देखिए, अपना तो मिलना जुलना रहता है। मैं तो क्या ग्राउंड पर फिरने वाला आदमी हूँ। पहले मोटरसाइकिल लेके फिरता था, अब दिल्ली नंबर की मेरे पास शिफ्ट रहती है, तो फिर भी मैं ग्राउंड पे घूमता हूँ, तो नए साथी मेरे को मिलते रहते हैं, तो कैडर अपना जुड़ता रहता है। और जहाँ चर्चा की बात है, तो जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो चर्चा में रहेगा वो। शिक्षा विभाग की अगर हम खामियां देखें तो अब जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं कि राजस्थान में?
देखिए, मर्ज करने की जहाँ तक बात है तो मैं बात करूँगा कि जो स्टाफिंग पैटर्न है उसको लागू किया जाए। जैसे बालक और बालिकाएं स्टूडेंट है उनके अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति हो, ताकि शिक्षा व्यवस्था एक सुदृढ़ तरीके से चले, क्योंकि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसी भी देश हो या प्रदेश हो। शिक्षा जो है उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। शिक्षा का यदि ढांचा ऊपर होगा तो वो देश प्रगति करेगा, वो प्रदेश प्रगति करेगा। जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है शिक्षा का और स्कूलें बंद हो रही हैं, तो आने वाले समय में अगर सरकारी संस्थाओं की हम बात करें तो उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, भर्तियों में से लेकर फिर आप लोगों तक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा विभाग का कभी भी निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार के दायरे में रहकर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, इसका मुकाबला निजीकरण नहीं कर सकता। क्योंकि निजीकरण के माध्यम से होता क्या है कि ये मोटी मोटी फीस जो अभ्यर्थी आएंगे उन पर थोप दी जाएगी, जो आम किसान गरीब जवान का बच्चा कभी भी जो है उसको स्वीकार नहीं कर सकता, अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं रख सकता। आपने अपने प्रेस नोट में कई मांगों को और उठाया, जिसमें से मुख्य मांग तो कई विषयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं होना है वो है। इसके साथ ही कई ऐसी व्यवस्थाओं में आपकी ड्यूटी लगा देना, जैसे चुनावों में BLO बना देना है, तमाम तरीके की। इससे शिक्षा प्रभावित होती है, बच्चों का भविष्य खतरे में जाता है, वो महीने भर लगे चाहे 1.5 महीने लगे। तो उसको लेकर ठोस रणनीति क्या है कि ऐसी सरकार नहीं करे? देखिए, अभी जैसे ड्यूटी वगैरह लगाई है तो मैं अभी फ़िलहाल इस वर्तमान गवर्नमेंट का दोष देना नहीं चाहता, क्योंकि ये काफ़ी समय से चला रहा है, ये सिस्टम समय से चला रहा है कि अदर कामों में, यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो शिक्षक है उसका पढ़ाई का काम मात्र 20 से 30% ही है। अदर काम इतने थोप दिए जाते हैं, खासकर 3rd ग्रेड शिक्षक पर इतने थोप दिए जाते हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे ही नहीं पाता। तो मैं सरकार से पहले गुजारिश करूंगा कि शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य कामों में कम से कम जो है लगाया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चली जा सके। अभी जैसे ये अनेक मुद्दे, चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, जनगणना के मुद्दे आएंगे, एक तरफ जो है कर्मचारी पर, शिक्षक पर बोझ डाल दिया जाता है कि आपको सिलेबस पूरा करवाना होगा, दूसरी तरफ अन्य कामों के बोझ भी डाल दिए जाते हैं कि वो भी करना पड़ेगा। तो जो कर्मचारी है वो मशीन थोड़ी है, दोनों काम एक साथ कभी हो नहीं सकते। बिल्कुल, जब भी कोई संगठन बनता है और संगठन जब धरातल पे काम करता है तो तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, और अभी आपने इन्हें जिम्मेदारी दी है तो आप पर भी वो आरोप लगने स्वाभाविक होंगे, क्योंकि आरोप इस तरीके से लगते हैं कि नया अध्यक्ष बना है, लोगों को जोड़ने के लिए, काम के रूप के लिए करवाने के लिए, पैसे ऐंठने का एक नया मंच तैयार हुआ है। तो इन सब चुनौतियों को सहते हुए और किस दिशा में शिक्षकों के भविष्य के लिए काम करें? देखिए, मैंने बेरोज़गार रहते हुए बेरोज़गारों के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है अजय जी, पिछले 6 साल से। कोई भी माइका लाल यदि कहीं पे भी ये साबित कर दे कि बेराराम ने किसी से 1 रुपया भी लिया है, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने तक के लिए तैयार हूँ। तो मेरी जो छवि है वो मेरे माता पिता ने जो आदर्श मेरे को बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी। मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता, मैं आदमी कमाने के लिए, मतलब अच्छे लोगों को कमाने के लिए काम करता हूं, और यही मेरी आगे भी प्राथमिकता रहेगी। मैं ऐसे पैसे वैसे वाला काम करता नहीं, और ना ही अपनी कार्यकारिणी में ऐसे किसी व्यक्ति को जो लोभ लालच के लिए कार्य करेगा उसको कभी जगह दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं जो जिम्मेदारी आपको संघ ने दी है, शिक्षा संघ ने, वो आप बखूबी निभाएं, और लगातार अब तो मुलाकातें मीडिया के माध्यम से होती रहेंगी। ये बेहराराम बेहड़ा थे जिन्हें आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट जरूर कीजिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।